हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। इस वीडियो के थ्रू हम कंटिन्यू कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में टॉपिक सिलेक्शन, और आज इस वीडियो के थ्रू हम कवर करेंगे बैरियर्स टू द इफेक्टिव सिलेक्शन। जनरली ये माना जाता है कि जितने लोग ने अप्लाई किया है या हमारी जो जॉब की रिक्वायरमेंट है उसका जो सिलेक्शन होना चाहिए वो इंडिविजुअल के उनकी कैपेसिटी, उनकी कम्पिटेंसी, उनकी क्वालिटीज़ और उनके कमिटमेंट लेवल को देख के होना चाहिए। बट क्या ऐसा होता है? नहीं, ये ऑब्जेक्टिव हमेशा डिफीट कर जाता है। डिफीट होने के कई रीज़न हैं, तो चलिए उन रीज़न्स को जानते हैं कि वो बैरियर्स क्या हैं जो ये ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव करता है, जिनकी वजह से ये ऑब्जेक्टिव एक्चुअली नहीं अचीव करता है। तो सबसे पहले परसेप्शन। हम जब भी इंटरव्यू लेते हैं और सिलेक्ट करते हैं या टेस्ट के थ्रू, तो कई बार जो इंटरव्यू व्यूअर्स होते हैं वो परसीव करते हैं, काफ़ी पर्सनलाइज्ड हो जाते हैं अपने व्यूज़ और अपने ओपिनियंस को। ग्रुप आप जो परसेप्शन है वो बहुत ही लिमिटेड होता है। क्यों? क्योंकि आप अपनी दुनिया तक सीमित रहते हैं और आप उसी के एक्सपीरियंस से, उसी के हिसाब से आप दूसरों के रिजल्ट्स को, दूसरों के टेस्ट को रिसीव करते हैं। ठीक है, तो आपके व्यूज़ क्या होते हैं, काफ़ी पर्सनलाइज्ड हो जाते हैं, और इस वजह से क्या है, आप एक ढंग का सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं। और यही वजह है कि ये एक बैरियर होता है आपके एक इफेक्टिव सिलेक्शन में। ठीक है, तो परसेप्शन हुआ ना, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में कुछ फेस किया, आपके इर्द गिर्द वालों ने कुछ फेस किया, आपने न्यूज़ में जो पढ़ा, जिसको अंडरस्टैंड किया, ठीक, आपने उसको ही सच और सही और उसी को गलत माना। ठीक है, जो सही या गलत है, और उस हिसाब से आपने टेस्ट का एनालिसिस किया अपनी परसेप्शन के हिसाब से, तो वो एक बहुत बड़ा बैरियर हो जाता है। कई बार वो परसेप्शन गलत होता है। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है वो है फेयरनेस। क्या हम फेयरनेस अडॉप्ट करते हैं सिलेक्शन में? नहीं। जॉब के लिए 90% आप केस करेंगे, देखेंगे कि एज क्राइटेरिया फिक्स कर जाती है, क्वालिफिकेशंस फिक्स कर दी जाती है, डिस्क्रिमिनेशंस फिक्स कर दी जाती है। तो फेयरनेस जो है वो बायस्ड हो जाती है, क्योंकि इंडिविजुअल का सिलेक्शन जो है डिस्क्रिमिनेशन बेसिस पे होने लगता है कई बार। तो हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, जेंडर्स एंड ऑल, क्योंकि ये हमारे कहीं ना कहीं ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन को भी सर्व करता है ना। सो ओपन डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। एडवर्टीजमेंट में आप चेक करेंगे, कभी भी आप देखेंगे रिटायर्ड पर्सन या बुजुर्गों को नहीं ऑप्शंस दिए जाते, बिकॉज हम एक्चुअली उनकी कमिटमेंट लेवल को नहीं देखते, उनके कॉम्पिटेंसी को नहीं देखते। हमें ये मानना है कि ये एज के लोग काम करेंगे। ठीक है, और इस वजह से जो है वो इफेक्टिव सिलेक्शन में काम नहीं आता, वो एक बैरियर बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वैलिडिटी। वैलिडिटी को ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जब कोई भी टेस्ट होता है उसे हम प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, ये प्रिडिक्ट करता है उस टेस्ट के बेसिस पे कि वो जॉब परफॉर्मेंस कैसा होगा। ठीक है, वो प्रिडिक्ट करते हैं कि क्या वो प्रिडिक्शन एक्चुअली में एक्यूरेट होता है। ठीक है, वो डिफ्रेंशिएट करता है बिटवीन द एम्प्लॉयज़ कि कौन परफॉर्म वेल कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। लेकिन कोई टेस्ट कैसे बता सकता है कि ये परफॉर्म कर सकता है वेल, कौन परफॉर्म नहीं हो सकता है उस पर्टिकुलर टेस्ट की सिचुएशन में। दैट पर्सन इज फेसिंग सम सिचुएशंस इंटरनली, नॉट एक्सप्रेसिंग इन फ्रंट ऑफ। क्योंकि हम वर्क लाइफ एंड पर्सनल लाइफ को डिफ्रेंशिएट करते हैं, बट कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट करती है। ठीक है, तो ये एक्चुअली में देखा जाए तो ये जॉब सक्सेस को प्रिडिक्ट नहीं कर रही कि ये जॉब में सक्सेसफुल होगा पर्टिकुलर एम्प्लॉय या नहीं होगा। हाँ, ये पॉसिबिलिटी दिखाती है कि भाई आपने अगर अपने इमोशंस को, अपने बायस को, अपनी थिंग्स को कंट्रोल कर लिया तो आप टेस्ट ऑब्वियसली अच्छा दोगे और आप स्कोर भी अच्छा करोगे। बट ये जॉब की गारंटी नहीं देता सक्सेस की, पॉसिबिलिटी दिखाता है सक्सेस की। तो ये भी एक तरीके से बायस हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है रिलायबल। कितना रिलायबल है? भाई एक ही काम को 10 बार करोगे, आप ये एफिशिएंसी इंप्रूव होनी है, एफिशिएंसी भी इंप्रूव होगी, रिजल्ट भी इंप्रूव होगा। ठीक है, वही कंसिस्टेंट रिजल्ट आएंगे विथ रिपीटेटेड सिमिलर सिचुएशन एज ए सिमिलर जॉब। ठीक है, सो कई बार जो है रिलायबल टेस्ट भी जो है वो प्रिडिक्ट करती है जॉब परफॉर्मेंस को, जो कि कई बार वो एक्चुअली रॉन्ग होती है। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज द प्रेशर। बहुत कॉमन है प्रेशर। प्रेशर किसे? पॉलिटिशियन से, ब्यूरोक्रेट से, फ्रेंड से, रिलेटिव से। उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए ये प्रेशर, वो प्रेशर, इंटरव्यू लेवल पे प्रेशर कि भाई इनको ही पोस्टिंग करनी है। दिस इज़ नॉट राइट, और ये एक इफेक्टिव सिलेक्शन का वे नहीं है। आप देखेंगे कई बार पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में ये प्रेशर 99% वर्क करता है। दे पुट द प्रेशर फॉर द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट। दिस इज ट्रू। आप ग्राउंड लेवल में जब आप पोस्ट होगे, यू चेक इट वर्क, वी गॉन थ्रू एंड वी हैव सीन दैट
ठीक है। सो प्रेशर भी हमारी एक इफेक्टिव सिलेक्शन में, क्योंकि हमें सिलेक्शन कैसा करना है, वो कैंडिडेट का करना है जो कॉम्पिटेंट हो, जो इंथुजियास्टिक हो, जो कमिटेड हो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, उस कंपनी के लिए। प्रेशर में हमें नहीं पता चलेगा कि वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं है, वो कैलिबर है कि नहीं है उसके अंदर, है ना। सो प्रेशर इज़ वन ऑफ द रीज़न जो एक बैरियर है हमारे इफेक्टिव सिलेक्शन के लिए। तो आई होप ये 500 पॉइंट आपको क्लियर हो गए हों कि ये सारे कारण हैं जो हमें एक अच्छा सिलेक्शन करने में रोक लगाती है, हमारे एक सिलेक्शन के लिए प्रॉब्लम बन जाती है, ठीक है। और भी कई सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स मेंशन किए, बट दीज आर द मोस्ट गिवन बाय द रिसर्चर्स एंड एक्सपर्ट्स, सो दैट्स व्हाई आई शेयर्ड विथ यू. Just go through the text. Okay, the first one is a perception. The next is the fairness. And then we have the validity. Then we have a reliability. The last is the pressure. ठीक है। तो कोई भी डाउट होता है इसके अंडरस्टैंडिंग में, इस टॉपिक में, तो आप प्लीज़ पूछेंगे, ठीक है। और हार्ड वर्क करते रहेंगे, ठीक है। परसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी, इसीलिए मैं टॉपिक को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर कोई टॉपिक आपको प्रॉब्लम कर रहा है तो आप सिर्फ उसी टॉपिक को रिवाइज करें, सारे लेक्चर्स को नहीं देखना पड़े आपको। तो मैं आपके टाइम को लेके इतना कॉन्शियस हूँ कि मैं सारे लेक्चर्स को रिवाइज करके एक छोटे छोटे स्प्लिट पॉइंट्स में आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप भी उन स्प्लिट पॉइंट्स पे काम करेंगे, अपना हार्डवर्क करेंगे, डेडिकेटेड रहेंगे, फोकस रहेंगे। कभी भी आपको ये लगता है कि आप डायरेक्शन से फ्लक्चुएट हो रहे हैं, डाइवर्सिफाइड हो रहे हैं, इधर उधर ध्यान भटक रहा है आपका, जस्ट कम टू मी एंड टॉक टू मी, क्योंकि टाइम ये जो चला गया ये लौट के नहीं आने वाला है। और जब कहते हैं ना मैम कि हर वक्त पढ़ते रहें, नहीं हर वक्त नहीं पढ़ना है, लेकिन जब पढ़ने का वक्त है तब पढ़ना है। रिफ़्रेशमेंट ज़रूरी है, बट उतना टाइम मत रिफ़्रेशमेंट ले लेना कि पता चले 1 घंटा पढ़ रहे हो और 2 घंटे का रिफ़्रेशमेंट है, दैट डेफिनेटली नॉट वर्क्स, है ना। रिफ़्रेशमेंट तब तक जब तक आपको किक नहीं मिलती है, ठीक। लेकिन मेरे हिसाब से जो स्टूडेंट, जो एस्पिरेंट इमोशनली मोटिवेटेड है, उनके लिए छोटे ब्रेक्स, एक डिसिप्लिन ब्रेक्स बहुत सफिशिएंट होते हैं, उनको घंटों की ब्रेक्स की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो इमोशनली मोटिवेटेड नहीं है, इमोशनली मीन्स आपका कुछ इमोशनल रीज़न हो उस गोल को पाने का, उस एग्ज़ाम को क्लियर करने का, इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने का, है ना। अगर इमोशनल रीज़न नहीं है तब तो आप लंबे ब्रेक भी ले लोगे तो आपको बहुत जल्दी जल्दी ब्रेक्स की ज़रूरत होगी। और अगर आप इमोशनली मोटिवेटेड हो तो छोटे ब्रेक्स, डिसिप्लिन ब्रेक्स ज़रूरी हैं और आपको लेने भी चाहिए, क्योंकि सैचुरेशन पॉइंट आपका 45 मिनट्स से 55 मिनट्स के बाद आपको ब्रेक की ज़रूरत होती है, और 5 मिनट ब्रेक इज सफिशिएंट। स्ट्रेटजी बता रही हूँ, 45 से 55 मिनट एक लॉट में पढ़ो और 5 मिनट का ब्रेक लो, ऐसे 3 लॉट लो, लॉट 1, 2 एंड 3, और फिर थर्ड लॉट के बाद आप 30 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हो, ठीक है। और 30 to 45 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हो, ठीक है। और लेकिन जब पढ़ रहे हो, सेल फोन साइलेंट, नो मैसेज, नो टेक्स्ट, नो कॉल्स, नो बडी, नो रिलेटिव, नो फ्रेंड्स, नथिंग, नो ईटिंग, नथिंग, just you and your books and your content, ठीक है। So I hope you are clear with this topic. In case of any doubt, feel free to ask in a comment section. Take care. See you in the next lecture.